हेलो डियर स्टूडेंट। जैसा कि चैप्टर सेकेंड वाज रनिंग है ना, एज वी नो दैट सेकेंड चैप्टर रनिंग एंड न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, रिमेंबर, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनेस्टीज है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनेस्टीज लाइक चहमांस, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ठीक है, एंड पाल डायनेस्टी है ना, गंग डायनेस्टी। So we have discussed different types of dynasties in a different region in a India, है ना। हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहेंगे, इंडिया बस ना कहें क्योंकि इंडिया मीन्स तो केवल इंडिया हो जाएगा, है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो आपने अब हमारा जो अगला हेडिंग है, नेक्स्ट है, वो चोलों के बारे में है, यानी चोल डायनेस्टी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। चहमान के बारे में हमने पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान के बारे, पृथ्वीराज चौहान में कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थर्ड, राइट, है ना। और इनका जो चौहानों का जो मेन सेंटर था वो क्या था? दिल्ली एंड अजमेर था, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार में, प्रतिहारों में हमने नागभट्ट के बारे में पढ़ा था कि नागभट्ट ने देखिए किस तरह से हर जगह पर अपना कब्जा किया हुआ था, राइट। और हम लोग राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, है ना। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दंती दुर्ग, राइट। दंती दुर्ग ने क्या किया था? चालुक्यों के अधीन थे, ये चालुक्य डायनेस्टीज के अधीन थे, सबॉर्डिनेट्स थे। और चालुक्यों को क्या किया था? इन्होंने डिफीट किया था, चालुक्यों को हराकर खुद को राजा घोषित किया। कहे कि अब हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय बनने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस क्या किया था? यज्ञ किया था ना। यज्ञ क्या नाम किया था? हिरण्यगर्भ नाम था। क्या नाम था? हिरण्यगर्भ, यानी एक रिचुअल किया हुआ था। और उस रिचुअल के थ्रू ये बताना चाहते थे कि हम एक पावरफुल रूलर के रूप में इमर्ज हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आपकी स्लेवरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आपकी दासता स्वीकार नहीं करेंगे। और आप देख रहे हैं कि राष्ट्रकूट किस तरह से एक बड़े से क्षेत्र पर, है ना, महाराष्ट्र गुजरात के बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं राष्ट्रकूट के बारे में, गुर्जर प्रतिहार के बारे में हमने यहाँ देखा कि मध्य क्षेत्र जो था, राजस्थान का बॉर्डर, और इधर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का जो थोड़ा क्षेत्र था, इन सबको मिलाकर जो एक मिक्स एरिया हम बात करते हैं, यहाँ गुर्जर प्रतिहार थे। चाहमान हमारे दिल्ली और अजमेर में ही थे, राइट। तो इस तरह से हमने थ्री इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब उससे भी ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, अब हम चोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देख रहे हैं ना कि चोल कहाँ पर है। चोल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरिया पर, यानी आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया, ये आपने मैप हमने पढ़ाया था ना क्लास 6 में, उसके थ्रू पॉलिटिकल मैप में आपने क्या समझा था कि आंध्र प्रदेश हमारा यहाँ पर है ना, और ये हमारा तमिलनाडु का एरिया है। तो यहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा स्पेस था। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक और भी है, चेर भी हैं, पांड भी है ना। तो इनको मूवेंदार बोला जाता है ना। मूवेंदार आपने क्लास 6 में पढ़ा था ना, चोल चेर पांड्यों को, उनको हम बोलते थे कि उस क्षेत्र के स्वामी थे, साउथ के, है ना। लेकिन उनमें लास्ट में जो सबसे पावरफुल डायनेस्टीज के रूप में निकल के आए साउथ के, तो उनमें चोलों का ही नाम आता है। किनका नाम आता है? चोलों का ही नाम आता है, ठीक है ना, चोलास का ही नाम आता है। अच्छा, चोल का नाम आता है, यहाँ के रूलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए, सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा हुए, जिनमें हम नाम पढ़ते हैं चोल में। सबसे पहले चोलों के जो संस्थापक रहे हैं, जो चोलों के संस्थापक रहे हैं, वो विजयालय थे। कौन थे? विजयालय थे, ठीक है। विजयालय के बाद इसमें आदित्य फर्स्ट भी आते हैं, बहुत सारे क्लोथिंग भी आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं हम उनकी बात करते हैं, जैसे जो आपकी बुक में दिए हैं, जिनमें से सबसे पहले नाम आता है राजराज फर्स्ट का। किसका नाम आता है? राजराज दो बार है, राजराज फर्स्ट, ठीक है ना, राज और राज फर्स्ट, ठीक है, राजराज फर्स्ट, यानी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। और राजराज फर्स्ट ने कौन सा टेम्पल बनवाया था? राजराजेश्वरा टेम्पल बनवाया था, ठीक है। तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया था बहुत बड़ा। और इसके साथ ही साथ ये भारत के अलावा भी श्रीलंका के उत्तरी भाग पर, है ना, श्रीलंका के नॉर्थ साइड पर इनका कब्जा हो जाता है, और कुछ क्षेत्रों पर इधर भी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो इनके बाद जो आते हैं राजेंद्र फर्स्ट, है ना, इन्हीं के जो आगे पीढ़ी, इनकी जो जनरेशन आगे आती है, राजेंद्र फर्स्ट आते हैं। तो राजेंद्र फर्स्ट यानी भारत में तो यहाँ पर पूरा कब्जा कर ही लेते हैं, साथ ही साथ इधर पूरा श्रीलंका, इधर पूरा इंडोनेशिया, है ना, यानी इंडिया के अलावा भी इधर पूरा ये सारा एरिया पर राजेंद्र फर्स्ट का कब्जा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि चोल किस तरह से हर जगह पर कब्जा कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में जो आगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में जो आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पूछा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है कि राजा के समय में, जो उस समय चोल डायनेस्टी थी, चोल डायनेस्टी में जो इंपॉर्टेंट राजा के मैंने नाम बताए, राजराज फर्स्ट है, राजेंद्र
फर्स्ट है, तो इनके समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी इनके शासन करने का तरीका, इनके राज्य में लोग काम कैसे करते थे, किस तरह से व्यवस्था थी, कैसे यहाँ के लोग जीते थे, कैसे इनकम, उनकी जो इनकम थी वो कैसे थी, क्या-क्या काम करते थे ये और कितनी चीज़ें ये जानते थे। ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। राजा कितने प्रकार के टैक्स लगाते हैं, मैंने आपको बताया था ना 400 टाइप्स के टैक्स चोल डायनेस्टीज़ में हमने पढ़ा है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेंजफुल है ना? कि यानी कि अगर वहाँ कोई पाम ट्री है, अगर उसमें भी कोई लैडर लगा के चढ़ रहा है, तो उसका भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे टैक्सेस उन्होंने लगाए थे। तो अब लेट्स टॉक अबाउट द चोल। तो आपको याद रखना है कि चोल डायनेस्टी है कहाँ, ठीक है? तो अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए सब कुछ हो चुका है ना? वॉरफेयर फॉर द वेल्थ हो चुका था। ये देखिए अ क्लोज़र लुक द चोलाज़। अब चोल के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए साउथ का जो एरिया है, इस पे हम बात करेंगे। तो देखेंगे ये जहाँ-जहाँ पर ज़्यादा रेड है ना, यहाँ पर इनका सबसे अधिक कब्ज़ा था, ठीक है? ये आप देख रहे हैं ना, एक दिया है यहाँ पर उरैउर, ठीक है? दिख रहा है आपको? उरैउर दिया हुआ है, ठीक है? ये उरैउर जो है, देखिए, ये दिया हुआ, उरैर दिया हुआ है, ठीक है? तो उरैर इनका सबसे प्रारंभिक स्थान यही था, यानी अगर सबसे पहले हिस्ट्री में हमें कोई जानकारी मिलती है कि चोल कहाँ थे, तो चोल डायनेस्टीज़ की जानकारी हमें यहीं से मिलती है, यानी ये इनकी प्रारंभिक, आप कह सकते हैं इनका प्रारंभिक निवास यहीं था, उरैर को। बाद में इन्होंने अपना स्थान कहाँ बना लिया? तंजौर बना लिया। क्या बना लिया? तंजौर। देखो इसको हिंदी में तंजौर भी कहते हैं, तंजौर भी कहते हैं, ठीक है? तो तंजौर इनका एक कैपिटल बना लिया इन्होंने, अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है? इसके बाद हालाँकि जब राजेंद्र फर्स्ट आते हैं, तो तंजौर को हटा देते हैं। तंजौर को नहीं मानते, कह देते हैं नहीं, अब हमारी जो राजधानी है वो गंगईकोट चोलापुरम है। कौन है? गंगईकोट चोलापुरम है, यानी गंगा के बहुत सारे स्थानों पर इनका कब्जा हो गया था। इस वजह से कहते हैं कि नहीं, अब हमारा जो स्थान है, जो हमारी कैपिटल है वो गंगईकोट चोलापुरम। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि तंजौर काफ़ी समय तक कैपिटल रही थी राजराज फर्स्ट के समय पे, लेकिन जब बाद में इनके पुत्र आते हैं तो गंगईकोट चोलापुरम को बना लेते हैं, और यहीं पर चोलापुरम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल भी बनवाते हैं, जो फेमस है, जो हिस्ट्री में पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक कावेरी रिवर भी आप देख रहे होंगे। देखिए ये कावेरी रिवर है ना? तो कावेरी रिवर है, तो इसका जो डेल्टा बनता था यहाँ पे, जैसे आपने देखा ना कि 2 रिवर्स होती हैं, जैसे एक रिवर इधर से आई और एक रिवर इधर से आती है, 2 नदियों के बीच का जो एरिया होता है, जब इनमें होता है तो ये डेल्टा बनाते हैं यहाँ पे। डेल्टा जो क्या होता है? डेल्टा एक ऐसा एरिया होता है जो न रिवर्स के द्वारा क्रिएट होता है। रिवर्स जो बहुत सारे सैंड है, मिट्टी है, इनको लाके जो बनाते हैं, तो ये जो लैंड होते हैं दैट इज़ वेरी फर्टाइल, है ना? इट इज़ आप कह सकते हैं इट इज़ सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा-सा हिस्ट्री, कैसे चोलों का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। और देखिए इसीलिए इसमें हेडिंग क्या दी गई है? फ्रॉम उरैयर टू तंजौर, यानी पहले उनका उरैयर प्लेस था और उसके बाद फिर क्या हो गया? तंजौर हो गया था। अब जैसे चोल भी किसी के अंडर में रहे होंगे ना, किन्हीं शासकों के अंडर में रहे होंगे। जैसे राष्ट्रकूट पहले अंडर थे, चालुक्यों के अंडर में थे, और फिर बाद में चालुक्यों को हराकर खुद शासक बन जाते हैं ना, हिरण्यगर्भ करके रिचुअल्स करके खुद सत्ता हासिल कर लेते हैं। सेम स्टोरी जो है यहाँ पर इनके साथ भी होती है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? हाउ डिड द चोल राइज टू पावर? चोलों के पास पावर कैसे आती है? तो अ माइनर चीफ फैमिली, एक छोटी-सी फैमिली थी, जो कहाँ रहती थी? नॉन एज़ मुत्तरयार। देखिए इनको मुत्तरयार के नाम से, यानी कि एक माइनर चीफ फैमिली जो चोलों की सबसे छोटी फैमिली थी, उसको मुत्तरयार के नाम से जानते थे, ठीक है ना? मुत्तरयार, मुत्तरयार के नाम से इनको फैमिली का नाम है। हेल्ड पावर, इनको पावर मिली, है ना? कहाँ की पावर मिली थी? इन कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा के आस-पास इनकी एक पावर वहाँ पर जमी हुई थी, जहाँ पर एक मुत्तैयर कहा जाता था चोलों को, ठीक है? दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा गया है कि चोल डायनेस्टी किस डायनेस्टी के अंदर कंट्रोल में थी, यानी किस राजवंश के अंडर में कंट्रोल थी, यानी पल्लव शासकों के, यानी पल्लव शासकों के कंट्रोल में थी, यानी पल्लव शासक राजा थे उस समय पे, और ये उनके दास थे, सबऑर्डिनेट थे, उनके अंडर में काम करते थे। बट हुआ क्या? अब पल्लव किंग कहाँ के थे? कांचीपुरम के। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पल्लव जो है कहाँ के थे? कांचीपुरम के। ठीक है, कांचीपुरम भी वहीं पे है। इसके बाद देखेंगे विजयालय, ये देखिए नाम आया ना विजयालय, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है पूरी स्टोरी। तो विजयालय हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफ फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम वेयर, यानी विजयालय ही कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे? मुत्तरयार से, ठीक है ना, उरैयर में। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुत्तरयार इन द मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के, यानी 9th सेंचुरी का मतलब 900, ठीक है ना, 900 की बात करें। 7th सेंचुरी से हम लोग कहाँ पढ़ना है? 1750 सेंचुरी के बीच में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर हम 9th सेंचुरी में पकड़ पा रहे हैं इनको। 9th सेंचुरी के आसपास ये क्या करते हैं कि कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना? कहाँ पे? कावेरी डेल्टा के पास में। ही बिल्ट अ टाउन, और वहाँ पर एक टाउन बनाते हैं, बहुत बड़ा विशाल टाउन बनाते हैं, जिसका नाम क्या था? तंजौर नाम था, ठीक है? तंजौर, तंजौर, ठीक है?
राइट। तंजौर पे वो एक टेम्पल बनाते हैं। तंजौर पे कौन सा टेम्पल बनाते हैं यहाँ पर? तंजौर पे एक टेम्पल बनाते हैं। तो तंजौर पर उनका कब्जा होता है। तंजौर पर वो एक टाउन बनाते हैं, ठीक है ना। ही बिल्ट अ टाउन ऑफ तंजौर एंड टेम्पल, और वहाँ पर एक टेम्पल बनाते हैं गॉडेस, कौन सी देवी का? निसिम भासनी देवी का। निसिम भासनी देवी का टेम्पल बनाते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं ना कि उरैयर से किस तरह से वो तंजौर में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को जॉब मिल जाती है किसी को, तो फिर अपना घर वो शिफ्ट कर लेता है ना, नया घर बनाता है। विशाल पहले कहीं गाँवों में रहते हैं, फिर बाकी शहर में आके घर बनाते हैं। वैसे पावर मिल जाती है भाई, पावर क्या मिलती है? जॉब मिल गई आपके फादर को मान लीजिए, है ना, अच्छे पैसे मिलने लगे, तो फिर आप लोग कहीं और अपना घर बनाते हैं। वैसे ही इनको भी एक तरह से जॉब किया, इनको एक तरह से सत्ता यानी पावर मिल जाती है ना, और इस वजह से ये लोग भी अपना तंजौर में अपना प्लेस बनाते हैं। बात की जाए सक्सेसर की, सक्सेसर किन्हें कहते हैं? सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी विजयालय के बाद उनका पुत्र या उनके बाद उनका पुत्र, तो जो आगे की पीढ़ी आ रही है ना, उसको सक्सेसर कहा जाता है। तो सक्सेसर ऑफ विजयालय कंक्योर्ड, यानी विजयालय की जो बाद में आए शासक, उन्होंने कंक्योर मतलब जीता नेबरिंग रीजन, अपने आसपास के क्षेत्रों को सबको जीत लिया। अब आसपास कौन कौन क्षेत्र है मैप में देखना पड़ेगा आपको, है ना। एंड द किंगडम ग्रीव इन साइज, और अपने राज्य को बढ़ाया। एंड द पावर, अपनी पावर को बढ़ाया। द पांड्य एंड द पल्लव, अब देखिए पांड्य एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड द नॉर्थ वर द मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। यानी बात किया जाए पांड्यों की और पल्लवों की, तो पल्लवों से तो वो जीत ही गए थे, ठीक है ना। पांड्यों को भी आपने देखा था ना कि कैसे यहाँ पर पांड्य थे, तो पांड्यों को भी उन्होंने क्या किया? हरा दिया, ठीक है। और उनके उनके यहाँ भी कब्जा कर लिया, ठीक है ना, वो भी उनके पार्ट हो गए। अब है राजराज फर्स्ट के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि यही उनके सक्सेसर थे विजयालय के, ठीक है। कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। कंसिडर द मोस्ट पावरफुल रूलर। तो राजराज फर्स्ट कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर बिकेम किंग इन 985, यानी 985 के में ही इनको सत्ता मिल जाती है। इंपॉर्टेंट डेट है, थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा राजराज फर्स्ट के बारे में, ठीक है ना। राजराज फर्स्ट ने क्या किया? एक्सपैंडेड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द एरिया, सबसे बड़े बड़े एरिया पर इन्होंने अपना एक्सपैंड किया, अपना साम्राज्य फैलाया। ही आल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उसने अपने पूरे साम्राज्य को क्या किया? रीऑर्गेनाइज्ड किया, फिर से संगठित किया। जो विजयालय ने किया था, विजयालय के बाद के राजाओं ने किया था, उसने पूरे प्रशासन को फिर से रीऑर्गेनाइज किया, यानी एक मजबूत संगठन बनाया। राजराज सन, देखिए राजराज का जो पुत्र है कौन? राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज, यानी उसने कंटिन्यू रखा, यानी जब राजराज फर्स्ट चले गए, ठीक है ना, मर गए, तो उसके बाद जो राजेंद्र फर्स्ट आते हैं, उन्होंने अपने पिता का जो वर्चस्व था उसको घटाया नहीं और बढ़ाया। यानी पिता ने जहां जहां तक राज्य जीते थे, ठीक है ना, पिता ने जहां जहां तक राज्य जीते, तो उसके आगे जीतने का काम किसने किया? राजेंद्र फर्स्ट ने। तो कह सकते हैं कि राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड, धावा बोला द गंगा वैली पर, गंगा वैली पर धावा बोला, श्रीलंका पर, एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब ये है कि ये हमारा अगर एशिया है, तो साउथ इसका ये पूरा पड़ेगा, ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशिया में क्या कहने का मतलब इनका? इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, ये सारे बहुत सारे जो प्लेसेस इधर पड़ते हैं, इन पर भी इनका कब्जा हो गया। एंड डेवलपिंग अ नेवी, देखिए चोल जो जीतते थे ना, आप भाई इनका शासन यहीं पे, यहाँ पे क्या ओशियन है आपको पता है, समुद्र है यहाँ पे। तो इंडोनेशिया जो छोटे छोटे यहाँ पे हमें आइसलैंड दिखती है, इनको सबको जीत लिया, ठीक है ना। तो क्यों जीत लिया भाई? क्या था इनके पास? नेवी था उनके पास। क्या था? नेवी। नेवी मतलब ऐसी सेना, जल सेना, ठीक है ना, जो पानी में ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो नेवी दीज एक्सपेंडेशन, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि आखिर उनको साउथ ईस्ट एशिया पर उनका कब्जा किस कारण से हो जाता है, तो आपको आंसर देना है कि उनके पास क्या थी? नेवी थी, है ना। अब बात करते हैं स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स की। स्प्लेंडिड टेम्पल्स का मतलब क्या है? वैभवशाली टेम्पल एंड ब्रोंज स्कल्पचर। ब्रोंज स्कल्प मतलब है कि ब्रोंज की जो मूर्तियां थी, ब्रोंज की मूर्तियां थी, ठीक है ना, एक प्रकार का धातु जो होता है ना, मिक्स स्कल्पचर, उनकी मूर्तियां। लेकिन क्योंकि इनके शासनकाल में टेम्पल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिलता है। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड गंगईकोट चोलापुरम बिल्ड बाय राजराज एंड राजेंद्र। तो देखिए तंजौर पर जो सबसे बड़ी टेम्पल बनी थी वो किसने बनवाया था? राजराज ने। लेकिन गंगईकोट चोलापुरम जो राजधानी बनी थी, वहां पर गंगईकोट चोलापुरम नाम से ही एक मंदिर बनता है, ठीक है, वो किसने बनवाया? राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया। तो दोनों बातों में अंतर है थोड़ा सा, ठीक है, कि तंजौर पर टेम्पल बनवाने वाले राजराज हैं, ठीक है, राजराजेश्वर टेम्पल नाम उनका मैं बता दे रहा हूं आपको। एंड गंगई कोट चोलापुरम, ठीक है, इसको बनवाते हैं राजेंद्र फर्स्ट। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल्स, इस तरह से उनका जो आर्किटेक्चर था बहुत ही शानदार था, स्प्लेंडेड था। एंड स्कल्पचर मार्वल्स, मार्वल्स का यूज करके चोल टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्ली ऑफ द सेटलमेंट।
विच ग्रीव अराउंड देम। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, आज भी आप देखिए कि जहाँ पर कोई टेम्पल बना होता है, उसके आस-पास छोटी-छोटी बस्ती धीरे-धीरे बसना शुरू हो जाती है। माने एक मतलब जैसे कोई गाँव है, वहाँ बहुत बड़ा टेम्पल है, तो होता क्या है कि उसके आस-पास छोटी-छोटी बस्ती बनना बसना शुरू हो जाती है। लोग अपनी-अपनी छोटी-मोटी दुकानें डाल लेते हैं। यानी धीरे-धीरे जो सेटलमेंट हो रहा है, बस्ती का जो सेटलमेंट हो रहा है, वो एक टेम्पल की वजह से हो रहा है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि टेम्पल क्या है, न्यूक्ली है। न्यूक्ली मतलब केंद्र बन जाता है सेटलमेंट का, ठीक है ना? सेटलमेंट का क्या बनना है, केंद्र बनना है। लोग सेटल हो रहे हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको बिज़नेस में भी फ़ायदा हो रहा है। भाई लोग वहीं रहेंगे ना जहाँ पर उनको बिज़नेस का फ़ायदा होगा, जहाँ उनको 4 पैसे मिलेंगे, ठीक है? तो मंदिर में तो बहुत सारे काम भी होते हैं, है ना? बहुत सारे म्यूजिशियन का, डांसिंग का, है ना? बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं तो कैटरिंग का काम, खाने-पीने का प्रबंध करना है उनको, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारे जॉब अपने आप मिल जाता है वहाँ पे, है ना? यही रीजन था कि चोल टेम्पल बने तो बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट एंड विच ग्रीव अराउंड देम, इनकी चारों तरफ डेवलप हुआ। दीज वर द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब ये है कि छोटे छोटे जैसे चीजें बनाना है उनको, है ना? तो आप देखते हैं मार्केट जब मंदिरों के आसपास जाते हैं तो बहुत से सामान बिक रहे होते हैं, छोटे छोटे, है ना? जो लोग हैंडमेड होते हैं, लोग बना के लाते हैं और आप लोग उनको परचेज कर लेते हैं। टेम्पल्स वर्स आल्सो इंडेड, कभी कभी जो मंदिर थे, मंदिरों को दान दिया जाता था, ठीक है ना? जैसे मंदिर के नाम पे दान दिया जाता था, चोल टेम्पल मंदिरों के नाम पे लैंड दान दे देते, ठीक है ना? इस मंदिर का और बड़ा विस्तार हो, बाय द रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड। और इस लैंड में जो कुछ भी प्रोड्यूस होता था, ये देखिए इस तरह से कितने शानदार स्प्लेंडेड टेम्पल्स हैं, ठीक है ना? सोचिए उस समय पे बनता है, कितना पावरफुल उनका जो टेक्निकल माइंड। देखिए टेम्पल एट गंगई कोटचोलापुरम है, ये गंगई कोटचोलापुरम है टेम्पल, ठीक है ना? नोटिस द वे इन द विच ऑफ द रूफ टेपर्स, जो इनका जो छत है, आल्सो टू गेट द एलोबरेट स्टोन, कैसे इनके स्टोन वहां तक ले गया गया होगा, स्कल्पचर यूज टू डेकोरेट द आउटर वॉल्स, कैसे इनकी बाहर दीवारें बनाई गई उस समय पे। इतने क्या, आज से 985 में जब हम बात करें तो क्या उस समय पे इतने शानदार कारीगर रहे होंगे, है ना? तब तो साइंस ने भी इतना डेवलप नहीं किया हुआ था। तो देखेंगे क्या था लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट था, हाँ, द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, लैंड का जो प्रोड्यूस था वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल स्पेशलिस्ट हु वर्क एट द टेंपल, जो उस पे काम करते थे, ठीक है ना, टेम्पल्स पर, एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर, जो इसके आसपास रहते थे। जैसे कौन कौन रहते थे? प्रीस्ट हैं, गार्लैंड मेकर्स हैं, देखिए मैंने बताया था ना कि गार्लैंड मेकर्स हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं। गार्लैंड मेकर किन्हें कहते हैं? जैसे बात किया जाए तो जो लोग माला बनाते हैं ना, माला बनाने वाले मंदिर पर होते हैं ना, माला बनाने वाले, ठीक है? तो उनको गार्लैंड मेकर्स कह सकते हैं हम, ठीक है? कुक्स, खाना पकाने वाले, स्वीपर्स होते हैं, वहाँ की सफाई करने वाले, यानी बहुत से लोगों को जॉब मिल रही है। म्यूजिशियन, डांसिंग करने वाले अलग से हैं, डांसर हैं, लोग आते हैं देखने, है ना? दान करते हैं, वही पैसे से वो लोग भी, उनका भी घर चल रहा है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में ये कहें कि टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर केवल पूजा बस के केंद्र नहीं थे, पूजा वाले स्थान नहीं थे। दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अगर आपसे ये कोई पूछे कि क्या चोल जो टेम्पल थे, क्या वहाँ केवल पूजा बस होती थी? तो नहीं, वो केवल पूजा बस के लिए स्थान नहीं थे। वो एक, दे वर द हब द इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब ये है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो उनका पैसा रुपया है, जो उनका जीवन जैसे वो जी रहे हैं, तो अगर मंदिर ना होता तो वो किस तरह से वहाँ काम करते ना, उनको एक तरह से बिजनेस उनका होता, ठीक है ना? तो एक पूरा इकोनॉमिक को सेटअप कर रहा है, सोशल, एक सामाजिक स्टेटस बना रहा है, ठीक है ना? लोगों के दिमाग में कल्चरल लाइफ, और एक सांस्कृतिक जीवन भी बन रहा है। लोग मंदिर जाते हैं, सीखते हैं बहुत सारी बातें, है ना? तो देखते हैं, एमंगस द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स, बहुत सारे जो क्राफ्ट्स थे वो टेम्पल के आसपास एसोसिएट हो गए। मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज, जो ब्रोंज इमेज बनाई जाती थी, ये देखिए ब्रोंज इमेज है ये, ठीक है ना? कितने सुंदर बनी हुई है ब्रोंज इमेज, ठीक है ना? ब्रोंज कांस्य की वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, सबसे ज्यादा स्पेशल, यानी ब्रोंज इमेज के लिए चोल डायनेस्टी फेमस है। चोल ब्रोंज इमेज आर द कंसिडर्ड एमंगस द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखिए संसार की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है चोल की ब्रोंज, ठीक है ना? इस तरह से ब्रोंज बनती थी। समटाइम्स इमेज वर मेड अप ऑफ डिवोटीज एनुअल, कभी कभी भक्तों की भी, मंदिरों में जो देवी देवताओं की डिवोटीज की भी बनती थी, ठीक है ना? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की बात करते हैं। चोल डायनेस्टी में होता क्या था? मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोल वर मेड पॉसिबल थ्रू द न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। बहुत सारे एग्रीकल्चर में भी हमें डेवलपमेंट देखने के लिए मिलते हैं। यानी चोल जो राजा थे, वो किसानी में भी, यानी खेती में भी अपना बहुत बड़ा योगदान देते थे। वहाँ के लोग करते क्या थे? लुक दैट द नोटिस, हाँ हम कावेरी देख चुके हैं। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इन अ स्मॉल चैनल्स एम्पटिंग टू द बे ऑफ बंगाल। अब ने देखा कि रिवर किस तरह से, कावेरी रिवर किस तरह से अपने चारों तरफ से छोटे छोटे ब्रांचेस से जब आती है तो छोटे छोटे जगह पर डेल्टा बन जाते हैं, और यही डेल्टाओं पर क्या होती है? कल्टीवेशन होती है ना? एग्रीकल्चर होता है। दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर। वो जो वहाँ की जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है।
दीज चैनल्स वर ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली। कभी कभी जो चैनल्स होते हैं ना, छोटी छोटी जो कावेरी की नीति ओवरफ्लो जब करते हैं ना, ओवरफ्लो पानी यानी पानी जब ऊपर बढ़ जाता है, तो जैसे ही पानी ऊपर आता है, फ्लडिंग जब होती है ना, बाढ़ ऊपर आती है, पानी ऊपर आता है, ओवरफ्लो करता है, तो उसके अपने साथ में जो मिट्टी है, सैंड है, सिल्ट है, इन सबको बहा के लेके एक जगह जमा कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, तो जिससे वहाँ की जो वही डेल्टा बन जाता है, और वहीं पर फिर जो एग्रीकल्चर होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हमारे लिए, है ना। इस तरह से समझें इस चीज़ को, ठीक है। तो दी चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, कभी कभी अक्सर ये ओवरफ्लो होते हैं, डिपॉजिटिंग द फर्टाइल सॉइल को डिपॉजिट कर देते हैं ऑन दियर बैंक्स, किनारे पर। वाटर फ्रॉम द चैनल्स, अब वाटर फ्रॉम द चैनल्स आल्सो प्रोवाइड, जो चैनल, चैनल का मतलब क्या है समझ रहे हैं ना, ये इस तरह से जो रिवर का पार्ट है, अलग अलग रिवर डिवाइड हो जाती है, वो चैनल्स है। चैनल्स आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। भाई मान लीजिए रिवर यहाँ से आ रही है, रिवर यहाँ से आ रही है, ये रिवर यहाँ से आ रही है, ठीक है, इस ये यहाँ से कई पार्ट में ऐसे डिवाइड हो रही, तो जो बीच बीच में जो एरिया है ना मिट्टी का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक नदी गई हुई है, नदी का एक भाग गया हुआ है, तो यहाँ पर नमी बनी रहती है, ठीक है ना, मॉइस्चर बना रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के प्लांट में अगर पानी कम भी हम लोग नहीं डालते हैं, तो भी प्लांट के लिए यहाँ पर पानी उसको मिलता रहता है, मॉइस्चर बना रहता है, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। द नेसेसरी मॉइस्चर ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए मॉइस्चर जरूरी है। आप देखते हैं कि ठंडियों में भी लोग पानी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर बना रहे वहाँ पे, है ना। पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस के कल्टीवेशन के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि राइस के कल्टीवेशन के लिए तो मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा वाटर हो उतना अच्छा राइस होगा। आल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन द अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के बहुत सारे पार्ट में एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था। इट वॉज ओनली फ्रॉम द फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी तक में दैट दिस एरिया वॉज ओपनड ऑफ द लार्ज स्केल कल्टीवेशन, यानी फिफ्थ और सिक्सटीन सेंचुरी से भी यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा था, बट इस समय पर, चोल के समय पर एक लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन होने लगा था, यानी पहले भी हो रहा था बट इस समय पे बहुत ज़्यादा। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, कभी कभी बहुत सारे रीजन ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट रहते थे, तो वहाँ फॉरेस्ट को हटा भी दिया गया, काटा भी गया, उसका रास्ता साफ किया गया। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, किस लिए? क्योंकि लैंड को इक्वल करना है ना, बराबर करना है, तभी तो वहाँ पर खेती हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है। इन द डेल्टा रीजन, डेल्टा रीजन पे क्या होता था, एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड। कभी कभी क्या होता था, जब फ्लडिंग होती थी इन द डेल्टा रीजन पर, तो एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट, हमें कभी कभी उनको रोकने के लिए जैसे बांध भी जैसे बनाना पड़ता था, ठीक है। तो टू बिल्ड द प्रिवेंट फ्लडिंग, फ्लडिंग को रोकने के लिए, तो कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो हम लोग कैनल बनाते थे। कैनल मतलब समझते हैं ना, बड़ी बड़ी नहरें जो होती है, बांध बांध बना लिए जाते हैं, वो चीज़ें। देखिए ये दिया ना, चोल ब्रोंज स्कल्पचर, है ना, ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए इस तरह से, देख रहे हैं आप, ये इस तरह से 9th सेंचुरी में, है ना, इन तमिलनाडु गेट लगा दिया जाता था, इससे फ्लडिंग का पता भी लगा लेते थे, ठीक है ना, जो बीच में लगा हुआ है, कितना वाटर ऊपर गया, ये इससे कैरी वाटर टू द फील्ड्स इन मैनी एरिया, टू क्रॉप्स वर ग्रोन इन ईयर। अब इसी वजह से उनकी जो सिस्टम था एग्रीकल्चर का, बहुत अच्छा था, यानी उनको पानी लगाने का, है ना, ये सब कुछ सिस्टम उनको बहुत अच्छा आता था, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहे थे, एक ही साल में दो फसलें उगा पा रहे थे, ठीक है ना। उनका जो प्लानिंग था वो बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर प्लानिंग उनका बहुत अच्छा था। इन मैनी एरियाज इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स एट आर्टिफिशली, कभी कभी बहुत सारे एरियाज में क्या होता था, वो वाटर नहीं पहुंच पाता था, तो आर्टिफिशली यानी वो पानी कैसे वहां तक पहुंचे इसके बारे में भी उनको मालूम था, ठीक है ना। तो वो इस चीज़ को लगाते थे। एंड वैरायटी ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते थे फॉर यूज फॉर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई में, है ना, सिंचाई में जो पानी लगाते थे खेतों में। सेम एरियाज वेल्स वर डग, और जहाँ जहाँ पर पानी नहीं होते थे वहाँ पर डग, खुदाई की गई, है ना, वेल्स के लिए। इन अदर प्लेसेज ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, और बहुत बड़े बड़े प्लेसेज जो होते थे वहाँ पर टैंक भी बना लेते थे। टैंक मतलब क्या है, बड़े बड़े तालाब, ठीक है, पानी जैसे वाटर, जो बारिश हो तो उसका पानी वहाँ स्टोर हो जाए, और जब वो पानी स्टोर हो जाएगा तो फिर उससे हम अपनी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर लेंगे। सोचिए कितना ज़्यादा दिमाग था उनके पास उस समय पे, ठीक है। यही सारा काम आज भी तो हो रहा है। आज भी तो गाँव में आप जाओ तो बड़े-बड़े तालाब खुदे हुए हैं ना। अब तो गवर्नमेंट भी खुदवा रही है वाटर स्टोरिंग के लिए, ठीक है ना, स्टोरिंग ऑफ जो रेनिंग है, रेनिंग वाटर है उसको। Then the other places huge tanks were constructed to collect rain water, ये देखिए, to collect the rain water. Remember that irrigation will require planning. याद रखिए आप, क्योंकि इरिगेशन का जो काम है, सिंचाई का काम है, बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता था। प्लानिंग की हो सकती थी और उनको प्लानिंग आती थी। ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, इसके लिए लेबर भी जरूरी है, यानी बहुत सारे लोगों को काम में लगाना पड़ता था। अकेले खेती हम लोग अकेले किसानी नहीं कर सकते हैं, है ना, हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, लेबर बहुत सारे लोगों को जुड़ना पड़ता है, रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए। मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड द डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड, और कैसे पानी को, वाटर को शेयर करना है कहाँ कहाँ पर, ये मालूम होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, जो नए नए रूलर्स थे, एज वेल एज
पीपल लिविंग इन विलेज, जो गांव में, यहाँ तक कि जो गांव में लोग रहते थे, टू कैन एक्टिव, सब एक्टिव थे ये सब काम करने के लिए अपने एग्रीकल्चर, यानी कि फार्मिंग जो है कितना बेस्ट तरीके से वहां पर किया जा रहा था ना। द फार्मिंग वर्क वॉज द बेस्ट, है ना, इन द चोल डायनेस्टी। इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज, सभी लोग इसमें इंटरेस्ट रखते थे। और आज के हमारे यहाँ के जो किसान है थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं ना, किसी तरह से बस खेती कर लेते हैं। इसका रिजल्ट यही होता है कि बस जैसे तैसे होता है। हाउ वाज, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, अब साम्राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है। अभी तो हमने देखा कि उनके क्षेत्र का कैसे वो लोग करते थे। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। सेटलमेंट ऑफ पिजेंट्स, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स आ रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेटलमेंट ऑफ पिजेंट्स, देखिएगा पिजेंट्स मतलब किसान, पिजेंट्स मीन्स क्या है, किसान, किसानों का जो सेटलमेंट था जहां पर किसान रुकते थे, नॉन एज उर, उसको कहा जाता था उर, क्या कहा जाता था उर, यानी अपने अपने घरों में रहते थे किसान, उनको उर बोला जाता था। बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, ये प्रॉस्परस थे, यहाँ के जो किसान थे ऐसे नहीं थे बेचारे किसान, ऐसे नहीं बोलते हैं हम, वो मतलब कैसे थे, प्रॉस्परस पिजेंट्स थे वो, यानी संपन्न थे। क्यों? क्योंकि मेहनत से खेती करते थे, उनको सब प्लानिंग से करते थे, इंटरेस्टेड थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता था, बहुत ज़्यादा अनाज भी होता था, ठीक है ना। तो ग्रुप्स ऑफ सच विलेज, और ऐसे छोटे छोटे जैसे, और एक उरिये हो गया, फिर दूसरा उरिये हो गया, बहुत सारे ऐसे जो विलेज हो जाते थे उनको नाडू बोला जाता था। यानी इन सारे विलेजों का जो ग्रुप है इसको हम नाडू बोलते थे। क्या बोलते थे? नाडू, यानी छोटे छोटे जो विलेज, उनका जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सच विलेज, ऐसे गाँव के समूह को फॉर्म्ड लार्जर यूनिट, जो बड़ी यूनिट बनाता था उसको हम नाडू बोलते थे। जैसे आज भी एक गाँव होता है, कई गाँव मिल जाते हैं, तो फिर उसको हम बोल देते हैं ना कि ये क्या है, हमारा ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक में कई सारे गाँव आते हैं, तो उसी ब्लॉक को यहाँ पर नाडू कहा जा रहा है, ठीक है। द विलेज काउंसिल, वहां पर देखिए विलेज काउंसिल भी होती है, जैसे आज भी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत होती है ना, आपने पढ़ा है ग्राम पंचायत क्लासेस में, ग्राम पंचायत ग्राम सभा पढ़ा है। तो विलेज काउंसिल वहां देखिए, सोचिए आज से इतने साल पहले भी ग्राम विलेज काउंसिल होती थी, है ना, परिषद होती थी। एंड नाडू परफॉर्म द सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी जो नाडू होता था, यानी ब्लॉक से, एक से ब्लॉक है, यहाँ पे छोटे छोटे विलेज हैं, तो एक ब्लॉक से इन कई गांवों पर फंक्शन परफॉर्म किए जाते थे, जो कहा जाता था सारे गांव के लोग वहाँ उसको फॉलो करते थे। इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स, यानी जस्टिस, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, सबको न्याय दिया जाता था। कलेक्टिंग टैक्स, टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, ये ब्लॉक लेवल पर यानी नाडू के लेवल पर देखा जाता था। तो याद रखिएगा नाडू किसे बोला जाता है, नाडू इज अ ग्रुप ऑफ विलेज, है ना, इन द चोल डायनेस्टी। एंड जो पिजेंट्स थे, किसान थे, उनका जो सेटलमेंट है वो किस नाम से जाना जाता था, उर के नाम से जाना जाता था। रिच पिजेंट्स ऑफ वेल्ला, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पिजेंट्स ज्यादा रिच थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले थे पिजेंट्स, उनको वेल्ला कहा जाता था, है ना, वेल्ला इंपॉर्टेंट है ये वेल्ला, ठीक है। वेल्ला कास्ट एक्सरसाइज द कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू, जो वेल्ला थे ये असल में रिच थे बहुत ज़्यादा, इनको पावर मिला हुआ था। एक्सरसाइज क्या क्या काम करते थे, कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू, नाडू के काम में, अफेयर्स में इंटरफेयर भी करते थे। इंटरफेयर मतलब जो भी सहयोग होता था उसको देते थे, परेशान नहीं करते थे उनको। अफेयर्स ऑफ द नाडू, नाडू के जो कार्य हैं, जैसे नाडू का मतलब क्या बताया मैंने, ब्लॉक, यानी छोटे छोटे गाँवों को मिला के क्या बन गया, एक नाडू बन गया। नाडू यहाँ से सारे गाँव कंट्रोल कर रहा है, तो नाडू की हेल्प करते थे कौन, वेल्ला, ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा अधिक होता था ना, इसलिए। तो नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल चोल गवर्नमेंट, जो चोल राजा है उसकी सुपरविजन में ही उनकी हेल्प करते थे। द चोल किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑनर्स, जो वहाँ के राजा थे वो लैंड ऑनर्स को क्या देते थे, टाइटल्स, क्या टाइटल्स देते थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, लैंड ऑनर्स थे, उनको क्या कहते थे, मुवेन, क्या बोलते थे, हाँ मुविंदालन, मुविंदालन बोलते थे, मतलब अ वेलन और पिजेंट सर्विसिंग थ्री किंग्स, ऐसा बोल देते थे उनको, मतलब उनको टाइटल दिया जाता है। यानी वहाँ के राजा जो रिच लैंड ओनर्स, उनको एक टाइटल, मतलब एक नाम दे दी थी कि तुम भाई हम आपको क्या बोलेंगे, मुविंदालन बोलेंगे, ठीक है। तो इतना याद कर लेना है कि वो राजा ने वहाँ के जो रिच लैंड ओनर्स उनको क्या बोला, ठीक है। एंड द अरैयर, अरैयर टाइटल किसको देते थे, जो मार्केट ऑफ रिस्पेक्ट, जो सॉरी मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में देते थे। एंड इंटरेस्टेड, यानी कभी कभी उनको मोवेंदा लाइन भी बोल देते थे, है ना, वेलन और प्रेजेंट्स सर्विंग थ्री किंग्स, जो तीन राजाओं की सेवा कर रहे हैं। चीफ जो होते थे उनको अरेयर भी कह देते थे, है ना। मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड क्या सौंप देते थे, विद द इंपॉर्टेंट ऑफिस, ऑफिस द स्टेट ऑफ द सेंटर, यानी ऑफिस के जो सेंटर का जो ऑफिस होता था वो उनको काम इनको सौंप देते, किनको, अरेयर को, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ लैंड, लैंड की जो टाइप है वो क्या क्या है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट हम देख पा रहे हैं। देखिए इसमें ये है कि चोल इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, लैंड की बहुत सारी कैटेगरी बन गई थी, क्या बन गई थी, जैसे
वेलेंगाई, है ना? हाँ, वेलेंगवागई, वेलेंगावई किसे बोलते थे? वेलेंगावई बोलते थे लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स प्रॉपर्टीज, यानी जो ब्राह्मण नहीं होते थे ऐसे किसानों को जो जो प्रॉपर्टी दी जाती थी वेलेंगाई कहा जाता था। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव कई एग्जाम में पूछा भी गया है। ब्रह्मदेव क्या था? लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण को जब कोई लैंड गिफ्ट में देता था राजा, तो उसको ब्रह्म बोलते थे, ठीक है ना, ब्रह्मदेव। और ये शलभ, हाँ, साला भोग किसको बोलते थे? साला भोग लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। देखिए राजा ही तो दान दे सकता है ना, तो राजा ने एक लैंड दिया है स्कूल के लिए कि भाई ठीक है यहाँ पर स्कूल बनेगा। राजा ने ब्राह्मणों को दिया कि ठीक है यहाँ ब्राह्मण सेटल हो सकते हैं, यानी राजा दान दे रहा है यहाँ पर ना, तो जैसा जैसा वो लैंड दान दे रहा है उनके नाम है यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वेलंगई किसको कहा गया? जब राजा ने नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं थे ऐसे किसानों को जो दिया तो उनको वेलंगई कहा गया। ब्रह्मदेव उनको कहा गया जो ब्राह्मणों को गिफ्ट दिया जाता था। साला भोग किस कब कहा गया? जब स्कूल के लिए मेंटेनेंस के लिए उन्होंने लैंड दिया, इस तरह से। और हाँ, देववंदना, हाँ, देववंदना किसको कहा गया? एंड त्रिनु त्रिनुमतुकानी, त्रिनुमतुकानी किसको कहा गया? लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल, जब टेम्पल के लिए दिया जाता था। एंड पलिचलनम, है ना, पलिचंदम किसको कहा गया? लैंड डोनेटेड टू द जैना इंस्टीट्यूशन। इस तरह से इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद कर लेना चाहिए कम से कम, वो ब्रह्मदेव है, साल भोग है ना, और और फर्स्ट है, ठीक है, इस तरह से कम से कम इनको तो लर्निंग कर लीजिए। मैंने सभी बता दिया वैसे, ठीक है। वी हैव सीन द ब्राह्मण ऑफन रिसीव द लैंड ग्रांट ब्रह्मदेव। ये देखिए वही बात निकल के आई नहीं कि अक्सर हमने देखा कि जो ब्राह्मण थे वो उनको दान स्वरूप में लैंड मिलती थी, राजा खुश होकर दान दे देते कि ठीक है भाई हमारे पास सैलरी तो नहीं है, हम आपको लैंड दे रहे हैं। और आपने देखा था ना ऊपर जस्ट फर्स्ट वाले वीडियो में आपने देखा था ना कि जब ब्राह्मण होते थे उनको कॉपर वाली प्लेट में लिखवा लेते थे कि ठीक है हमें यहाँ से लैंड मिला है। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप हुआ क्या? लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज इन द कावेरी, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कावेरी डेल्टा पर बहुत सारे ब्राह्मण यहाँ पर सेटल हो गए। भाई उनको दान मिलता जा रहा है, सेटल होते जा रहे हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया में बहुत सारे ब्राह्मण का सेटल हो गया। ईच ब्रह्मदेव ब्रह्मदेया वॉज लुक्ड आफ्टर एन असेंबली, यानी जितना भी ब्रह्मदेव था जो ब्राह्मणों को दिया गया दान था, लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा एंड प्रोमिनेंट। तो देखेंगे यहाँ पर एक असेंबली होती थी जिसको सभा कहा जाता था, यानी कि चोल डायनेस्टीज में एक सभा होती थी, जैसे आपने ग्राम सभा पढ़ा है ना, वैसे ही चोल डायनेस्टी में एक ऐसी सभा होती थी जो इनको लुक्ड आफ्टर करती थी, देखभाल करती थी, है ना। तो ब्रह्मदेव की देखभाल करने के लिए असेंबली थी, वहां पे सभा थी, प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, उन्हीं के लिए जिनको ब्राह्मणों को जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स जिनको जमीन मिली थी ना, उनको देखने के लिए। दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली, ठीक है ना, एफिशिएंटली। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इंस्क्रिप्शंस, उनके जो डिसीजन थे उन इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किए जाते थे। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल टेम्पल्स एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नॉन एज द नगरम, ये इंपॉर्टेंट है देखिए। ट्रेडर्स का जो एसोसिएशन था, यानी व्यापारियों की जो संस्था थी, एसोसिएशन, उनका जो संगठन था, नॉन एज नगरम। अब नगरम का मतलब ये नहीं समझना कि कोई नगर की बात कर रहा है, नगरम का मतलब है जो ट्रेडर्स का ग्रुप है, ट्रेडर्स का एसोसिएशन है, उसी को हम नगरम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो नगरम भी क्या करता था? ऑकेजनली परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन, यानी जो टाउन में कभी कभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते थे राजाओं के, उसमें नगरम भी कोऑपरेट करता था, यानी कि उस समय के व्यापारी भी राजा का सहयोग करते थे, ये मतलब है इसका। अभी देखिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपका लास्ट वाला भी है। उत्तर मेरु एक आ रहा है ना, उत्तर मेरु क्या? उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। उत्तर मेरु क्या है? इंस्क्रिप्शन है। वहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन मिलता है, हमें खुदाई मिलता है उत्तर मेरु में, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरु। उत्तर मेरु से जो अभिलेख मिलते हैं, जो उत्तर मेरु से हमें अभिलेख मिलते हैं, ठीक है ना, ये इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, ये हैगा इन चिंगलेपटू, है ना, चिंगलेपुटू डिस्ट्रिक्ट। चिंगलेपुटू डिस्ट्रिक्ट की नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन है कहाँ? तमिलनाडु में। तो वो है क्या? ये डिटेल हमें प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड डिटेल्स। क्या डिटेल मिलती है उत्तर मेरु के इंस्क्रिप्शन से? ये डिटेल मिलती है, जानकारी मिलती है हमें बाय द वे इन द विच, कि किस तरह से सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड, किस सभा का जो गठन है, जैसे मैंने बताया ना सभा, तो राजाओं के समय पे सभा, एक तो राजा हो गया, राजा की एक सभा होती थी, एक सभा में मीटिंग जो डिसीजन लिया जाता था और राजा उसको मानता था, ठीक है ना। अंतिम निर्णय हालांकि राजा का ही होता था, जैसे सभा ने कोई डिसीजन लिया, बहुत सारे लोग वहाँ जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो वहाँ सभा में मीटिंग बैठते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि क्या क्या इसमें होना है, लेकिन अंतिम जो लास्ट डिसीजन होता था वो राजा का होता था। जैसे आज की डेट में आप देखिए ना, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, अब बाद में जो हमारा जो साइन करने वाले हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट है हमारे। तो पहले ऐसा ही होता था ना, पहले एक राजा होते थे और एक सभा होती थी। तो सोचिए उनके समय में भी देखिए सभा का गठन हुआ था, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए उन्होंने भी सभा, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि कोई कानून बनाना है तो लोकसभा है, राज्यसभा है, इसके बाद फिर प्रेसिडेंट के बाद जब साइन होता
तब कोई कानून बनता है, तो उस समय पहले भी ऐसा था। सभा हैड अ सेपरेट कमेटी, सभा के पास एक सेपरेट कमेटी थी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। सभा का काम क्या होता था? इरिगेशन वर्क जो चल रहा है राज्य में उसको देखने का काम, गार्डन को देखने का काम, टेम्पल्स को देखने का काम, टेम्पल सब सही चल रहे हैं कि नहीं, टेम्पल्स में कुछ गड़बड़ियां तो नहीं हो रही, कोई तोड़े तो नहीं डाल रहा है, वहाँ पेंटिंग सही है, सब कुछ है कि नहीं। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी, जो भी एलिजिबल होते थे वो उस कमेटी के मेंबर हो जाते थे। एलिजिबल होने के लिए देखिए कुछ कंडीशंस थी, वो अभी आगे आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। सभा का सदस्य सब आदमी नहीं बन सकता, जैसे सभा का जो सदस्य था वो चोल डायनेस्टी के सभी कॉमन पीपल नहीं बन सकते थे, उनके पास कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी वो मेंबर बन सकते थे, ठीक है। तो अभी वो मेंबरशिप सभा के लेने के लिए हम देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो नेम ऑफ दीज एलिजिबल टू बी द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी वाज रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। होता क्या था कि एक पाम लीफ थी, उसमें छोटा छोटा उसमें टिकट जैसे होता था, ठीक है। दीज टिकट्स वर पुट इनटू द earthenware pot and from which a young boy was asked to take out the tickets वन बाय वन फॉर ईच कमेटी। इस तरह से डिसीजन लिया जाता था, ठीक है, कि एक छोटे से बच्चे को कह दिया गया, एक पाम पर कोई बातें लिख दी गई टिकट पर, अब उसको एक किसी यंग बॉय से कह दिया कि ठीक है आप उठा लो, जो वो उठा लेता था उस कमेटी लगभग लगभग उसी उन्हीं सब चीज़ों की बातों को मान लेती थी कि ठीक है ये हमारे ऐसे मेंबर्स बन सकते हैं ना। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ, छोटे छोटे टुकड़ों पर रख दिया जाता था और जो उठा लेता था। दीज टिकट्स वर पुट इनटू अर्थवेयर पॉट एंड फ्रॉम विच द यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट्स, टिकट को लेने के लिए कहा गया वन बाय वन फॉर ईच कमेटी, एक एक कमेटी के द्वारा। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। जो मैंने आपको बताया ना, इस सभा का मेंबर होने के लिए आपको यहाँ ये पढ़ना पड़ेगा, क्या हो, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके खुद के घर होने चाहिए। ऑल दोज हु विश टू बिकम द मेंबर ऑफ सभा शुड ऑनर ऑफ द लैंड, उनके पास अपनी जमीन होनी चाहिए। फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यूज कलेक्टेड, जहाँ से हम रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे हैं, यानी ऐसा मेंबर होना चाहिए जो राज्य में रह रहा हो, साथ ही वो राजा को टैक्स भी दे रहा हो, ठीक है, उसके पास अपनी लैंड भी हो, ठीक है, इस तरह से। बहुत आगे निकल गया, तो ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए इससे सामने निकल कर आ रही हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, दे शुड हैव दियर ओन होम्स, उनके खुद के घर होने चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 टू 70 ईयर्स, यानी 35 से 70 ईयर्स के बीच वाले ही सभा के मेंबर बन सकते हैं। आप कोई सोचे कि नहीं हम 18 ईयर्स के हम भी बन जाएंगे, नहीं। दे शुड हैव दियर नॉलेज ऑफ वेदा, उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, फर्जी लोगों को नहीं बैठा सकते हैं ना। दे शुड बी वेल वर्स्ड, उनको अच्छा ज्ञान बोलना आना चाहिए। इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। इफ एनीवन हैज बीन द मेंबर ऑफ एनी कमेटी, अगर कोई एक बार कमेटी का मेंबर बन जाता था तो इन द लास्ट 3 ईयर्स लगा है ना, अंतिम 3 सालों तक, तो ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द अनदर कमेटी, फिर वो किसी दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट दिस इलेक्शन, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। तो इस तरह से आप इनको पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अभी थोड़ा यहाँ पर भी देखिए क्या दिया हुआ है। विच इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट द किंग है पावरफुल मैन, हियर एन एक्सपर्ट एक्सर्प्ट क्या दिखता है फ्रॉम पेरियापुरम। पेरियापुरम में क्या है, देखिए पेरियापुरम एक ऐसा, देखिए अभी इसमें अभी आपने देखा कि जो इंस्क्रिप्शन हमें मिल रहे हैं उसमें राजाओं के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चल रहा है ना, बड़े बड़े रिच पीपल्स के बारे में पता चल रहा है। लेकिन पेरियापुरम एक ऐसा इंस्क्रिप्शन था जिसके बारे में, जिससे हमें कॉमन पीपल के बारे में भी पता चल रहा है कि वहाँ के जो कॉमन पीपल थे वो किस तरह से रहते थे, कैसे झोपड़ी बना के रहते थे, है ना, क्या क्या उनके पास में, किस तरह से उनका जीवन बीतता था, क्या क्या खाते पीते थे, है ना, कहाँ कहाँ रहते थे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी कहाँ से मिल रही है हमें, पेरियापुरम से मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पेरियापुरम किस लिए जाना जाता है। पेरियापुरम एक चोल डायनेस्टी में एक ऐसा इंस्क्रिप्शन था जहाँ से, ये देखिए ना 12th सेंचुरी में तमिल वर्क, ऐसा इंस्क्रिप्शन था जहाँ से हमें ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन की जानकारी मिल रही है, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन की जानकारी मिल रही है, यानी साधारण आदमी और जो कॉमन पीपल है उनके बारे में नॉलेज मिलती है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। दैट वाज इंपॉर्टेंट। अब इस तरह से हमारा चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। और मैच द फॉलोइंग, अब आपको सभी को आना चाहिए मैच द फॉलोइंग क्या है इसमें सही हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। एंड हु आर द पार्टीज इन्वॉल्व, पार्टीज इन द ट्रिपार्टी स्ट्रगल, अब सारे क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए हैं तो आप बड़े आराम से इनको आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं दे पा रहे, मान लीजिए राइट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके दिमाग में जरूर आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर लगभग ये होगा। और अगर इतना भी आप कर पा रहे हैं ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू, ओके। सो आई विल एक्सपेक्ट दैट यू विल बी looking all videos, है ना, whatever I am sending, and if you are looking, so it will be beneficial for you and for me, because I want my students should grow up
ठीक है, करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री है क्लास 7th की, अगर क्लास 7th की हिस्ट्री नहीं समझेंगे तो क्लास 8th की हिस्ट्री समझ में आपको नहीं आनी है, ठीक है? तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम इन क्लास 7th, एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन एग्जाम इन फ्यूचर। यानी आफ्टर पासिंग ऑफ 10th एंड 12th, अगर 10th और 12th आप पास भी कर ली ना, तो उसके बाद भी जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में पहुंचोगे ना, तो बेटा यही एनसीईआरटी बुक जो है, जो आपकी क्लास 6 7th 8th में चल रही है ना, हिस्ट्री की, और ये ज्योग्राफी है जो भी, उसमें स्पेशली मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना? ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो थैंक यू, मुझे लगा अब कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होगे, ठीक है? तो ठीक है, वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। थैंक यू।